नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा प्राचीन भारत का लेक्चर नंबर 1 है। दोस्तों, यह हमारे 72 पीपीएससी के लिए तथा अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो कृपया इसे ध्यान से सुनें अथवा समझें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्राचीन भारत है, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारे पास प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपस्थित हों, यानी अवेलेबल हो, तथा लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं हो, यानी उस समय पे कोई पुस्तक वगैरह लिखा हुआ ना मिले। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं? जिसमें पत्थरों का यूज होता था, यानी पत्थर के औजारों का उपयोग होता था, इसलिए हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। उसके बाद आ जाइए हमारे पास दूसरे में, उसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जहाँ पे पुरातात्विक तथा लिखित साक्ष्य दोनों ही उपस्थित होंगे। ठीक है, दोनों ही उपस्थित होंगे, लेकिन लिखित जो साक्ष्य होगा वह पढ़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, यानी जो उसकी लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई होगी, है ना। तो ऐसे जो काल है उसको हम क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो उसकी लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हमारे पास ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिखित साक्ष्य दोनों ही उपलब्ध हैं, तथा जो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, यानी कि जो बुक वगैरह हैं उस टाइम पे, या अभिलेख हैं, या अब प्रशस्ति है, तो उसको क्या किया गया है? पढ़ा जा सका है। ठीक है, यानी उसकी लिपि को पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है, तो इसलिए इसे हम किसके कैटेगरी में रखेंगे? ऐतिहासिक काल में। उदाहरण के तौर पे जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल से आगे वाला जो भी पीरियड है उसे हम ऐतिहासिक काल के कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि 1820 में सर जॉन मार्शल ने जो भारतीय इतिहास है उसे पाषाण काल, कांस्य युग तथा लौह युग में बांटा। यानी जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने लोगों ने जो सर्वप्रथम जो पहला उपकरण यूज़ किया था वो किया था पत्थर के उपकरण, और दूसरा जो उपकरण किया था यूज़ वो किया था कांसे का, और जो तीसरा जो था वो लोहे का। यानी सबसे पहली बार जो यूज़ हुआ वो पत्थर का, और दूसरा युग में कांसे की, और तीसरे युग में लोहे की शुरुआत हुई थी। उसके अनुसार इतिहास को बांटा गया है। और जो दूसरा पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिंघम है, उसे हम क्या कहेंगे? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फाउंडर हैं वो कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, अब जो पुरापाषाण काल है भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण काल औजारों की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण काल औजारों की खोज का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए दोस्तों, हम जो पाषाण काल हैं, जो पत्थर के काल हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो जो पत्थर के काल हैं यानी पाषाण काल हैं, उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है पुरापाषाण काल, और एक है मध्य पाषाण, और जो तीसरा है उसे हम बोलेंगे नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान है, अच्छा तो सबसे पहले इसकी हम टाइम पीरियड देखते हैं। तो जो टाइम पीरियड है जो पुरापाषाण काल का वो है 6 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पहले, यानी 6 लाख BC से
10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण काल का है। और मध्य पाषाण काल का कब का समय है? 10,000 BC से लेके 7,000 BC के बीच का जो काल माना जाता है वो मध्य पाषाण काल का माना जाता है। और नव पाषाण काल का कब माना जाता है? 7,000 BC से लेके 4,000 BC के बीच का काल नव पाषाण काल को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है उस समय जो हमारी धरती थी वह बर्फ़ के रूप में थी, यानी जो धरती जो कवर थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो उस समय जो जीव जंतु होते थे वह गुफाओं में रहते थे, यानी उनकी जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था वो धीमा था, चलते फिरते बहुत कम थे। ठीक है, तो उनको उस एनिमल को किल करने के लिए यानी मारने के लिए जो उस समय के जो लोग थे वह जो उपकरण यूज़ करते थे वो पत्थर का उपयोग करते थे। और जो जो पत्थर का जो उपकरण यूज़ करते थे उसका जो आकृति थी वो कोई ज्योमेट्रिकल आकृति नहीं थी, यानी त्रिकोणमिति टाइप का नहीं था। मोटा पत्थर से भी वो क्या करते थे, मार देते थे इसे। उस समय लोग क्या करते थे? शिकारी खाद्य संग्रह के रूप में कार्य करते थे। हंटर एंड गैदरर थे, यानी वो जंगलों से फल फूल पत्ती कंद को इकट्ठा करते थे तथा उन्हें खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। रहते कहाँ थे? गुफाओं में रहते थे। तो जो इनका लोकेशन है, जहाँ जहाँ पे ये इनके रहने का प्रमाण मिला है वह है, सबसे पहला प्रमाण मिला है इनाम गाँव। इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा जो जगह है, सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, वो है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है, उपस्थित है। तो तीसरा जो साइट है उसको हम देखते हैं, वो है हमारे पास पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है? पल्लवरम है हमारे पास तमिलनाडु में। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कुल्हाड़ी जो जिसको हम हैंड एक्स बोलते हैं उसकी प्राप्ति हुई है। चौथा है सोहन घाटी। सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब, जो आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे ये इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट साइट है जो इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, उसे बोलते हैं पाटने। तो पाटने से क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल। अच्छा, इसके खोल से क्या बनाया जाता था? इसके खोल से मोती बनाया जाता था, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद हुस्गी। हुस्गी कहाँ है? ये हमारे पास महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक के इलाके में। और जो कुरनूल है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इलाका पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल क्या है कि सबसे पहले हमने देखा कि जो पूरा पाषाण काल था वो उस काल में जो धरती था वो बर्फ़ के रूप में जमा था। तो इस काल में परिवर्तन हुआ, मौसम का परिवर्तन हुआ और यहाँ का जो जलवायु है वह गर्म हुआ, जिससे बर्फ़ पिघली। बर्फ़ पिघलने से क्या हुआ? जो जानवर हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागकर जाने लगे। तो जैसे ही जानवर भागने लगे तो उनको मारना आसान नहीं था, तो मारने के लिए ज्योमेट्रिकल टूल की आवश्यकता पड़ी, यानी जो उपकरण थे वह एक आकृति वाले उपकरण थे। ठीक है, तो इन उपकरण को, ये जो उपकरण थे वो अब धारदार थे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ये जो काल है इसको बोलते हैं हम माइक्रोलिथ एज कहते हैं। अच्छा, इस काल में जो लोग थे वो भी अभी भी शिकारी खाद्य संग्राहक थे। और अभी मैंने बताया आपको कि इस एज को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ एज बोलते हैं, माइक्रोलिथ एज बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इस समय के जो स्थल थे वो कौन थे? एक है महागढ़ा, ये कहाँ है? यूपी में। और दूसरा है सरायनहर, और जो तीसरा है वो है बिहार के मुंगेर में प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो कुछ साइट हैं जिसको आप याद रखिएगा जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीसरा जो है काल वो है दोस्तों नवपाषाण काल।
तो नवपाषाण काल क्या है? तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 7000 से 4000 बीसी के बीच का है, और इस काल को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एज, यानी क्रांति का युग कहते हैं। अच्छा, इसे क्रांति का युग का क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, स्थायी जीवन आरंभ कर दिया था, और साथ में पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्रांति का युग। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस काल में जो पशु को पालतू बनाया गया था वो पालतू पशु था कुत्ता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ साइट हैं जो हमें ध्यान में रखना है, जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है बेलन स्ट्रीम, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, तो यूपी में यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तीनों काल का सीक्वेंस में एविडेंस मिलता है, यानी ये जो साइट है यहाँ पे पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सीक्वेंस में, यानी क्रमागत रूप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ का और इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या है? दूसरा है कोल्डीहवा। कोल्डीहवा से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? कोल्डीहवा यूपी का एक पार्ट है। यहाँ पे हमें धान यानी चावल के खेती का प्रमाण मिला है। तीसरा है हमारे पास पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। और उसके बाद मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद इम्पोर्टेंट साइट है एक चिरांद। चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है। अच्छा, चिरांद बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो जो चिरांद है इसको पहली बार मेंशन किसने किया था? हंटर ने किया था। हंटर ने किया था, अपनी बुक में इसका जिक्र किया था, जो 1871 में पब्लिश होती है। उस बुक का नाम है गैजेटियन ऑफ इंडिया। इस बुक में जो हंटर हैं पहली बार चिरांद को मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एविडेंस प्राप्त हुए हैं, यानी नवपाषाण काल के, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले सबसे ज़्यादा जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो नवपाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। और जो दूसरे नंबर पे जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से? चिरांद से। तीसरा है हमारे पास कि चिरांद से 82 कॉपर कॉइन प्राप्त हुए हैं, कॉपर कॉइन, जो कि कुषाण वंश से संबंधित हैं। और चौथा है हमारे पास पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिला हुआ है, घरों का प्रमाण मिला हुआ है, पक्की ईंट से बनी हुई घरों का प्रमाण मिला हुआ है। और पांचवा है हिरण के हड्डियों का औजार प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है साइट मेहरगढ़। इसको याद रखिएगा, मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, आज के बलूचिस्तान वाले इलाके में, जहाँ सुलेमान व किरथर नाम की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं, उस जगह। तो यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूँ व जौ को उपजाना शुरू किया था, और जानवरों में भेड़ व बकरी को पालना प्रारंभ किया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? यह है कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला है? गर्तावास, यानी जो मानव थे उस समय के कहाँ रहते थे? गड्ढे में निवास करते थे। और साथ में क्या मिला है? मालिक के शवों के साथ कुत्तों का दफन, यानी जो उस समय जो लोग मरते थे, जो कुत्ते पालते थे, उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो इसलिए मालिक के शवों के साथ कुत्तों का दफन का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइट है वो है गुफकराल। गुफकराल कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में है, जहाँ पशुपालन व कृषि दोनों साथ साथ कार्य करते थे लोग वहाँ के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है पिकली हिल। पिकली हिल कहाँ है? ये है हमारे पास अच्छा, छोड़िए इसको, अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ के निवासी जो थे वो पशुपालक थे। यहाँ से क्या मिला हुआ है? राख के ढेर और निवास स्थल दोनों प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, और अगर लिख नहीं पाते हैं तो दोस्तों इसे सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि यह आपको डायरेक्ट रूप से एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो धन्यवाद।